आइए आज हम स्टडी करेंगे मानक विरेचन एंथैल्पी डेल्टा FH0। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी किसी अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहे हैं उनके बनने में कितना स्टैंडर्ड एंथैल्पी का परिवर्तन हो रहा है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी यौगिक के 1 मोल को, ध्यान दीजिए कि मात्रा 1 मोल लेना है, को उसके ही तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों, सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों, ऐसे रूप को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं, में से विरचित करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलर विरेचन एंथैल्पी या डेल्टा HF0 कहा जाता है। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको समझने की जरूरत है। कि पहली बात तो 1 मोल लिया जाएगा किसी यौगिक का, और दूसरी बात क्या है कि उसके सबसे स्थायी रूप में लिया जाएगा। किसी यौगिक के 1 मोल को उसके ही तत्व और यौगिक का मतलब तो आप जानते हैं, जो परमाणु रूप में होता है और अकेला होता है। जाहिर सी बात, परमाणु में तो अकेला ही होगा, उसको तत्व बोलते हैं, और जब मिल करके अणु बना लेते हैं तो उसको यौगिक रूप कहते हैं। तो जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों, तत्व हो और सबसे स्थायी रूप में लिए गए हों, ऐसे रूप को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं। में से विरचित करने पर, मतलब उन सबसे स्थायी रूप में जो तत्व होंगे उनसे निर्माण करने पर, यौगिक जो बनेगा उस यौगिक के निर्माण करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलर विरेचन एंथैल्पी डेल्टा FH0 कहा जाता है। यहाँ पर थोड़े अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है, देखिए ब्रैकेट में, आल्सो नोन एज रिफरेंस स्टेट्स, रिफरेंस स्टेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कह रहा है संदर्भ अवस्था। तो कुल मिला करके तत्व रूप में होना चाहिए और सबसे स्थायी अवस्था होना चाहिए, उसको लेना है। अभिक्रियक के रूप में जो होगा, रिएक्टेंट के फॉर्म में अभिकारक जो होंगे। यहाँ पदांश F बताता है कि संबंधित यौगिक का 1 मोल उसके तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूप में हैं से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही, तो फॉर्मेशन मतलब निर्माण कार्य हो रहा है, तो 1 मोल उसके तत्वों के सबसे स्थायी रूप में से प्राप्त किया गया है, जो F ये हमको बताता है। नीचे कुछ अभिक्रियाएं उनकी मानक विरेचन एंथैल्पी के साथ दी गई हैं। तो नीचे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनके एग्जाम्पल आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए। जैसे कह रहा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से H2O बनता है, और L का मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ, गैस नहीं। तो देखिए यहाँ पर H2 जो है ये हमारी मूलभूत इसी अवस्था में रहता है। तो ये देखिए कह रहा है कि किसी यौगिक के 1 मोल को उसके ही तत्वों, तो H2 हमारा यौगिक है, एक तरह से यौगिक नहीं है क्योंकि अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे तब यौगिक होगा, इसको अणु कह सकते हैं। तो ये अणु है लेकिन अपने ही तत्वों से बना है, H और H इसके खुद के तत्व होंगे, तो अपने ही तत्वों से बना है। यौगिक हमारा ये बन गया जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना है। तो कह रहा है किसी यौगिक के 1 मोल को, ये यौगिक जो बना है इसके 1 मोल, देखिए H2O के पहले कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका मतलब ये 1 मोल है। तो किसी यौगिक के 1 मोल को उसके ही तत्वों, जैसे H2O बना है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है तो इन्हीं के तत्वों, जैसे हाइड्रोजन है तो H और H के रूप में तत्व होता है, और ये ऑक्सीजन है, आधा
O2 का आधा, तो ये भी तत्व रूप में होगा, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग होंगे तो तत्व रूप में ही होंगे। तो कह रहा है उसके ही तत्व जो अपने सबसे स्थायी रूप में लिए गए हों, सबसे स्थायी रूप है। ऐसे रूप को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं। में से विरचन करने पर, इनसे निर्माण करने पर, विरचन का मतलब निर्माण करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलर विरचन एंथैल्पी यानी डेल्टा FH0 कहा जाता है। तो ये देखिए, इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा डेल्टा FH0, यही हमारी मानक विरचन एंथैल्पी या मानक मोलर विरचन एंथैल्पी है, जिसको डेल्टा FH0 कहा जाता है। तो ये होगी -285.8 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार देखिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तत्व रूप में है, और ये 2H2 जो है हाइड्रोजन, तो प्रकृति में H2 के रूप में पाई जाती है। जो प्रकृति में जिस रूप में पाया जाए उसी को हम जो है मूल रूप से कह रहे हैं ना कि सबसे स्थायी रूपों में पाया जाए, ऐसे रूप को संदर्भ अवस्था कहते हैं। तो प्रकृति में जिस अवस्था में पाया जाए, तो ये H2 के रूप में हाइड्रोजन पाई जाती है, ग्रेफाइट C के रूप में पाया जाता है और सॉलिड रहता है। तो C ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गैस से CH4 गैस बनेगा। तो इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी मानक विरचन एंथैल्पी कितना होगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड वर्ड लगाना है मानक। तो डेल्टा FH0 इक्वल टू हो जाएगा -74.81 किलो जूल प्रति मोल, ये हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट लिया गया है। तो ग्रेफाइट अपनी प्रकृति में जिस अवस्था में रहता है C के रूप में रहता है, कार्बन होता है। तो 2 अणु लिए गए, 2 परमाणु लिए गए ग्रेफाइट के, और 3 अणु लिए गए हाइड्रोजन के, और आधा अणु लिया गया ऑक्सीजन का, तो बन गया C2H5OH लिक्विड तरल। ये सब देखिए, ये ठोस अवस्था में है, ये गैस में, ये गैस में। प्रकृति में जिस रूप में पाए जाएंगे वही रूप हमको लेना है। तो डेल्टा FH0 इक्वल टू -277.7 किलो जूल प्रति मोल। तो इतने एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मानक विरचन एंथैल्पी का क्या मतलब है। अब यहाँ देखते हैं, कह रहा है यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानक विरचन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH0 डेल्टा RH0 की एक विशेष स्थिति है। मतलब जो हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालते थे, अभिक्रिया की मानक ऊष्मा में परिवर्तन, मानक एंथैल्पी में परिवर्तन, उसका एक विशेष स्थिति है। इसमें एक मोल यौगिक अपने तत्वों से बनता है, जैसे उपरोक्त 3 अभिक्रियाओं में जल, मीथेन एवं इथेनॉल में से प्रत्येक का 1 मोल बनता है। तो फिर से समझिए कि यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानक विरचन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा F0 डेल्टा R0 की एक विशेष स्थिति है। मतलब अभिक्रिया की मानक ऊष्मा जो थी, उस मानक एंथैल्पी में जो परिवर्तन था, उसका एक विशेष रूप है या विशेष स्थिति है, जिसमें 1 मोल यौगिक अपने तत्वों से बनता है। तो एक तरह से अभिक्रिया वाली ही मानक एंथैल्पी में परिवर्तन है। बस फर्क कितना है कि अभिक्रिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम मानक विरचन एंथैल्पी की बात करेंगे यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो जो 1 मोल लिया जाएगा, मतलब 1 मोल जो यौगिक बनेगा वो अपने तत्वों से बनता है। बस इतना अंतर है अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन में और मानक एंथैल्पी परिवर्तन में, और ये मानक विरचन एंथैल्पी में, इतना अंतर है। जैसे उपरोक्त 3 अभिक्रियाओं में जल, मीथेन एवं इथेनॉल में से प्रत्येक का 1 मोल बनता है। तो जाहिर बात है कि मीथेन, जल, इथेनॉल मतलब बन रहा है, तो इसका मतलब अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया के ऊष्मा में जो मानक ऊष्मा में परिवर्तन होगा, वही हमारी जो है अभिक्रिया की मानक ऊष्मा मानक एंथैल्पी कहलाएगी। और जब हम तत्वों के रूप में उसके मूलभूत जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनसे 1 मोल यौगिक बनाएंगे, तो वो हमारी मानक विरचन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी।
तो इसको ध्यान देना। अब जैसे नीचे दे रहा है कि CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस से CaCO3 सॉलिड यानी ठोस बन जाता है। यहाँ पर डेल्टा RH0 इक्वल टू -178.3 किलो जूल प्रति मोल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा RH0 है, मतलब कहने का ये है कि अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी परिवर्तन है। यहाँ पर मानक विरचन एंथैल्पी नहीं कह सकते, यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि CaO प्रकृति में इस रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं ऐसा होगा। इसलिए डेल्टा RH0 लिखा गया है, डेल्टा FH0 नहीं लिख सकते यहाँ, समझिए बात को। तो इसके विपरीत एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन कैल्शियम कार्बोनेट की विरचन एंथैल्पी नहीं है। देखिए कह रहा है विरचन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अपने तत्वों से न बनकर दूसरे यौगिक से बना, अपने तत्वों से नहीं बना है, दूसरे यौगिक से बना है, जैसे Ca और O। ये ध्यान देना। अपने तत्वों से नहीं बना है ये कैल्शियम कार्बोनेट। CaC और O3 से बनता, तब ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाता। ये यौगिक से बना है, Ca वो यौगिक है, CO2 भी यौगिक। इसलिए हीट अभिक्रिया की जो है मानक एंथैल्पी परिवर्तन है, ना कि मानक विरचन एंथैल्पी। तो इन दोनों बातों में ध्यान देना है। हेलो, ठीक ठीक। अब इसी प्रकार देखिए आगे एग्जाम्पल दे रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए भी एंथैल्पी परिवर्तन HBrG की मानक एंथैल्पी विरचन एंथैल्पी यानी डेल्टा FH0 नहीं है। तो ये भी देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, जो आगे रिएक्शन दी गई है। क्यों नहीं है इसको समझते हैं। तो कह रहा है बल्कि मानक अभिक्रिया एंथैल्पी है, बल्कि क्या है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है। H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड गिव्स 2 HBr गैस। तो डेल्टा RH0 है, डेल्टा FH0 नहीं है। तो डेल्टा RH0 इक्वल टू -72.8 किलो जूल प्रति मोल। अब देखिए क्यों नहीं है वो भी बता रहा है। यहाँ पर उत्पाद के 1 मोल की अपेक्षा 2 मोल अपने तत्वों से बनते हैं, 2 मोल अपने तत्वों से बनते हैं। तो यहाँ बनना चाहिए 1 मोल, लेकिन 2 मोल बन रहा है। बन तो अपने तत्वों से रहा है, लेकिन 2 मोल बनना है, ये ध्यान देना। 1 मोल बनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखिए डेल्टा RH0 इक्वल टू 2 डेल्टा FH0 होगा। तो संतुलित समीकरण में समस्त गुणांकों को 2 से विभाजित कर HBr गैस के विरचन एंथैल्पी के लिए समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 मोल होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो हाफ H2 प्लस हाफ Br2 लिक्विड गिव्स HBr गैस। तो अब ये देखिए 1 मोल बना है। तो अब ये डेल्टा FH0 यानी मानक विरचन एंथैल्पी हो जाएगा। तो -36.4 किलो जूल प्रति मोल होगा, इसका आधा। इस प्रकार से आपको समझना है। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं NCERT में दिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा अंडरलाइन करिए, इसको समझना बहुत आराम से समझिए और समझ के आगे बढ़िए। कुछ समझ लीजिए, नहीं बहुत गलत होता। अब आगे देखते हैं। कह रहा है चुने हुए पदार्थों की 298 केल्विन पर मानक मोलर एंथैल्पी विरचन एंथैल्पी डेल्टा FH0। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर, मानक स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन।
हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये सब है, तो इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे देखिए कह रहा है कि कुछ पदार्थों की 298 केल्विन पर मानक मोलर विल्सन एंथैल्पी डेल्टा एफ एच 0 5.2 में दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक तत्व के सबसे अधिक स्थायित्व की अवस्था में, जिसको संदर्भ अवस्था कहते हैं, मानक विल्सन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच 0 का मान 0 लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिपाटी के अनुसार एक तत्व के सबसे अधिक स्थायित्व की अवस्था में, जिसको संदर्भ अवस्था कहते हैं, मानक विल्सन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच 0 का मान 0 लिया जाता है। अब देखिए नीचे समझा रहा है, इसको समझिए। मान लीजिए कि आप एक केमिकल इंजीनियर हैं और जानना चाहते हैं कि यदि सारे पदार्थ अपनी मानक अवस्था में है तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित यानी टूटने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है तो सॉलिड लिख दिया, CaO सॉलिड और CO2 गैस में टूटना है तो डेल्टा RH0 कितना होगा। विघटित यानी टूटने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगर हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसको उसी तरह समझिए कि जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते थे तो पृथ्वी से दूर किसी पार्टिकल को लिया जाता था तो अनंत में उसकी ऊर्जा को 0 माना जाता था। तो उसी प्रकार से स्थायी अवस्था जो होगी, सबसे अधिक स्थायित्व की अवस्था होगी, उसमें किसी पदार्थ की या किसी तत्व की मानक विल्सन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लिया जाएगा। तब इसको नीचे देखते हैं। तो CaCO3 सॉलिड गिव्स CaOS यानी सॉलिड प्लस CO2 गैस डेल्टा RH0 होगा। तो यहाँ हम मानक विल्सन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन परिकलित कर सकते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करने के लिए हम निम्नलिखित सामान्य समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कौन से सामान्य समीकरण का उपयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ हम मानक विल्सन एंथैल्पी का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ये यौगिक है, ये भी यौगिक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये जो चीज़ बन रही है ये यौगिक है, टूट करके फिर यौगिक ही बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर कैसे हम मानक विल्सन एंथैल्पी का उपयोग करेंगे वो हम नीचे समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अभिक्रिया की मानक ऊष्मा यानी मानक अभिक्रिया ऊष्मा यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा RH0 यानी अभिक्रिया की मानक ऊष्मा क्या है। तो जितने उत्पाद हैं माइनस करके जितने अभिकारक हैं, तो उत्पाद माइनस अभिकारक, तो जितने हैं उनके लिए समेशन का चिन्ह लगाया। AI डेल्टा FHV उत्पाद। अब यहाँ पर देखिए AI क्या है, जो पहले गुणांक है वो है, और यहाँ पर समेशन पूरे के लिए इसके लिए, तो ये हो गया BI डेल्टा FHV, ये हो गया हमारा। तो अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्पाद माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अभिक्रियक। अब यहाँ पर देखिए ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये यौगिक हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये अपने तत्वों से बनी होंगी। जैसे बात CaO है तो Ca और O से बना होगा, तो तत्व रूप में ही तो होगा जो प्रकृति में पाया जाएगा। ऑक्सीजन O2 के रूप में रही होगी, इसी प्रकार CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में रही होगी। तो मानक तत्वों के रूप में ही तो अपने मूलभूत तत्वों से ही CO2 बन रहा है और मूलभूत तत्वों से ही CaO बन रहा है। इसलिए इनकी जगह
मानक विरचन एंथैल्पी लिखा जा रहा है, यानी मानक स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा जा रहा है। उत्पाद की माइनस अभिक्रियक यानी अभिकारक की यानी रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। अब देखिए यहाँ संतुलित समीकरण में ए एवं बी क्रमशः अभिक्रियकों एवं उत्पादों के गुणांक हैं। ए अभिक्रियक का उत्पाद का और बी अभिक्रियक के गुणांक है, मतलब इनके पहले कितने मोल हैं वो उनका गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त समीकरण को कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर लागू करते हैं। यहाँ ए एवं बी दोनों एक एक है, तो ए एवं बी दोनों एक एक है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर भी एक एक है उत्पाद में और अभिकारक में भी एक ही है। तो वही कह रहा है कि यहाँ ए एवं बी दोनों एक एक हैं और उपरोक्त समीकरण को कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर लागू करते हैं, ये जो समीकरण है। तो अब इसको अगर लागू करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आर एच जीरो इक्वल टू डेल्टा एफ एच जीरो। अब इधर दो हैं, CaO सॉलिड प्लस डेल्टा एफ एच जीरो CO2 गैस माइनस, अब इधर केवल एक ही है, माइनस का साइन है, माइनस डेल्टा एफ एच जीरो CaCO3 सॉलिड हो जाएगा अभिक्रियक। तो ये हमारा आ जाएगा अब डेल्टा एफ एच जीरो। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो जिसका गुणांक है CaO पहले एक है तो एक का गुणा किया गया, CO2 पहले एक है तो एक का गुणा किया गया, और CaCO3 पहले एक है तो एक का गुणा किया गया, और माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया गया, माइनस साइन के साथ एक का गुणा किया गया यहाँ पर। अब देखिए जो जितना है उसको उसी रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको रख दिया जाएगा। ये जो हमने पीछे सारणी पढ़ी थी, इस सारणी में सबका लिखा गया है जितनी भी चीज़ें हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो उसी से उठा करके यहाँ रखा गया है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उठा के रखा है, CaO का इतना होता है, CO2 का इतना होता है, CaCO3 का इतना होता है। रख के सॉल्व किया गया तो आ गया 178.3 किलो जूल प्रति मोल। अतः CaCO3 सॉलिड यानी ठोस का विघटन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए धन चिन्ह आ रहा है, तो वही कह रहा है कि अतः CaCO3 यानी ठोस का विघटन यानी इसको तोड़ना, जैसे रिएक्शन में तोड़ा गया है, तो कह रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा और शोषित हो रही है। अतः इच्छित उत्पाद प्राप्त करने के लिए आपको इसे गर्म करना होगा। तो अगर हमें तोड़ना है इसको तो CaO CO2 बनेगा, तो तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह समझना है कि डेल्टा आर एच जीरो यानी अभिक्रिया की मानक ऊष्मा जो है वो धनात्मक है, तो इसका मतलब कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, और ऊष्मा शोषी है तो इसका मतलब कि ऊष्मा को सोख रही है, तो हमको बाहर से ऊष्मा देना पड़ेगा अभिक्रिया को कराने के लिए। तो इसीलिए कह रहा है कि आपको गर्म करना पड़ेगा इच्छित उत्पाद प्राप्त करने के लिए। अब आज का लेक्चर बस यहीं तक, अब आगे स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में।